दोस्तों सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। ये थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक की वजह से मेरी वीडियो कट हो गई थी। ना तो मैं पूरा एक ही वीडियो में ये कवर कराना चाहता था, लेकिन कोई नहीं, टेक्निकल इशू की वजह से मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी। तो ये हमने 10 सवाल तक तो उस पहली वीडियो में कर लिया, अभी 11 से स्टार्ट करेंगे। तो राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय ये 17% और व्यय में 22.5% की वृद्धि हो जाती है। तो इसकी बचत बताओ। ठीक है, राम की आय और व्यय का अनुपात दे रखा है इन्होंने, यानी कि 3:2 दे रखा है। ये अनुपात में जब संख्या होती है तो उसमें जीरो हम बढ़ा सकते हैं, जितने चाहें जितने उतने जीरो बढ़ा सकते हैं, जितने चाहें उतने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काटने के बाद 3:2 ही आएगा इसको। तो ये तो उसकी व्यय हो गई, ये बचत हो गई। तो ये दोनों को जब खर्च को और बचत को हम जोड़ते हैं तो हमारी टोटल आय निकल जाती है। ठीक है, हमने जैसे 500 रुपये थे, 500 में से 300 हमने खर्च कर दिए और 200 बचा लिए, तो 500 हो गए। 500 हमारी टोटल इनकम हो गई, ये आ गई। अब इसमें फिर कह रहा है कि हमारी आय में 17 सही 1/2 यानी कि 35/2% की वृद्धि की गई। वृद्धि के लिए हमें 100 से मतलब ऐड करना पड़ता है, तो ये 235/2 आ रहा है। तो अब ये वृद्धि हो रही है 235/200%। के लिए मतलब नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप सोचेंगे कि 200 क्यों कर दिए। जैसे अब मान लो हमें 10% की वृद्धि करनी होती तो 110/100 करते। ऐसे ही इसमें अब ये तो भिन्न था ही, अब इसमें ऐड करते ना, जैसे 10 + 100 करते तो 110 तो ये हो गया, बटे में 100 करना पड़ता। ठीक है, उसी हिसाब से ये वृद्धि हुई है। तो 2 जीरो कट गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, 5 तियाँ 15, 15 2 17, 5 दूनी 10, 10 और 11, 11 से 75 आ गया। ये तो हो गई टोटल उसकी इनकम। आय में ये वृद्धि करने के बाद 11 से 75/2। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके व्यय में, खर्च में 22 से ही 1/2% की वृद्धि की गई। खर्च रहा हमारा ये 300, यानी कि व्यय और बचत। तो 300 में 245/200 की वृद्धि कर दी, क्योंकि ये 17, ये 22 44 और 45/2 बराबर, ये इसे कट कर दिया। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 735/2। ठीक है, ये हमारी इनकम निकल के आ गई और ये हो गई व्यय। अब हमें बचत निकालना है, तो 1175/2 माइनस 735/2, 2 एलसीएम हो गया इसका 0, 7 में 3 गए 4, 11 में 4 7 गए 4/220। ये बचत निकल के आ गई हमारी 220, यानी कि पहले ये 200 रुपये बचा रहा था, अब बचा रहा है 220। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। सवाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को समझाने की वजह से हमें बड़ा करना पड़ा थोड़ा। बाकी आप जब इसको समझ जाएंगे तो आप इसको मात्र एक लाइन में कर लेंगे। ये आपको लग रहा होगा बड़ा, ये हमने आपको समझाने के लिए कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा ये आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा। बाकी सवाल बहुत आसान है, आपको देखिए ये। अब सवाल नंबर 12 पे आते हैं हम। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी बताओ। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, धैर्य बनाए रखिए। ये एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग 7% में, ये 1/4 भाग 8% पर, तो हमें उसकी पूंजी एक ऐसी माननी होगी ताकि वो 1/3 से और 1/4 से आसानी से कट जाए।
तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 3 12, इसका 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा। तो 12 हमने उसकी टोटल आय मान ली 1200 रुपये। कितनी मान सकते हैं आप? 2400 ही मान सकते हैं चाहें तो, लेकिन हमने एक ताकि हमें हल करने में आसानी हो जाए इसलिए 1200 आय मान ली। तो क्या रहेगी, उसने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, यानी कि टोटल आय थी उसका 1/3 भाग कितना हो गया, 400। 400 का ना 7% पर, और 1/4 यानी कि इसका 1/4 हो जाएगा 300। 308% पर दे रखा है, 1/3 भाग 8% पर। और शेष यानी कि 400 और 300 दे दिया उसने पहले, 700 दे दिया, 1200 में से 700 दे दिए तो 500 बचा, प्लस 500 मल्टीप्लाई बाई 10%, 10% पर दे दिया ये। ठीक है, बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप लोग। ये 0 0 काट दिए, 0 0 काट दिए, ये 0 0 काट दिया। तो अब मैं इसको दूसरे पेन से लिख लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 7 28 प्लस 8 3 24 प्लस 5 दाई 50। ठीक है, ये उसकी टोटल इनकम निकल के आ रही है। इसको हम ऐड कर देंगे। 8 4 12 के 2, 5 2 10, 5 से 2 7 2 9 और 1 10। ठीक है, 102। 102 उसकी इनकम निकल के आई हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने 1200 मानी थी उसकी आय। अब निकालनी है हमें उसकी आय कितनी है, मतलब उसकी पूंजी हमने निकालनी है पूरी। हमने अपने हिसाब से पूंजी 1200 मानी, 1200 एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन 1200 है, कोई बात नहीं, अभी आपको पूरे समझ में आ जाएगा। तो इसका 102 रुपया इसकी आय निकल के आ रही है हमारे हिसाब से। और उसने बताइए कि उसकी वार्षिक आय 561 आ रही है। तो 102 बराबर 561। तो उसने पूंजी पूछी है, तो हमें इसकी पूंजी निकालने के लिए, यानी कि हमारे हिसाब से पूंजी है 1200। तो 561 बटे ये 102 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई 1200 से हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है, अब इसको कट कर दो, यानी कि 2 से कट कर दो 600 51। अब 51 से कट कर दो तो ये एक बार जाएगा, 5 बचेगा, 5 और 1 51, फिर एक बार जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। 11 छंग 6600, ये उसकी पूंजी है 6600। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपको दोबारा समझा दूँ एक बार। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये तो पूंजी ज्ञात करो। तो बहुत आसान है, देखिए हमें कोई ऐसी आय माननी होगी उसकी जो 1/3 से भी कट जाए, 1/4 से भी कट जाए। इसलिए हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, 1/3 और 1/4 का 12 आ गया। 12 को हमने और उसमें 0 बढ़ा दिए दो, ताकि और आसानी हो जाए हमें सवाल को काटने में। 1200 हो गई। कह रहा है उसका 1/3 भाग 7% पर दिया, 1/3 यानी कि 400 7% पर दे दिए। 400 का 7% 28 आ रहा है। कह रहा है 1/4% 8% पर दे दिया, यानी कि 1/4 1200 का 1/4 आ जाएगा 300। 300 8% पर दे दिए, 300 का 8% हो गया 24। कह रहा है शेष उसने 10% पर दे दिया। शेष यानी कि 300 और 400 पहले दे रखा, और 700 हो गया, 700 1200 में से 700 दे दिया, 500 बचा, 500 10% पर दे दिया। 500 का 10% 50 आ गया। ठीक है, अब इनको तीनों को जोड़ लेंगे तो 102 आ गया ये हमारे हिसाब से। उसने कहा है कि 561 रुपये है, 102 बराबर 561। तो हमने अब मानी थी इसकी पूंजी 1200, और ये पूछ रहा है कि पूंजी कितनी होगी, तो हमें निकालना होगा 1200 बराबर। अब इसको 1200 के बराबर में कर दी, 561 के बटे में चले जाएंगे 102 और मल्टीप्लाई 1200,
666 से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब सवाल टाइप नंबर 6 पे आ जाइए। सवाल नंबर 13। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक है, इसने दे रखा है कुल मतदाता 1,04,000 हैं ये। ठीक है, अब इसमें विधानसभा में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, यानी कि वैध मत इसमें से उसमें 2% मत अवैध घोषित हो गए। तो 2% जब 100 हमने इसको मान के चलना, 100% में 100 मान के चलते हैं, तो 2% अवैध घोषित हो गए तो 98% हमारे वैध हैं। ये टोटल में से ये हमारे टोटल मतदाता रहे हैं, जिसमें से 2% गड़बड़ी हो गई, मतलब कुछ ने गलत वोट डाल दिया, तो इसका 98% निकाल लेंगे। और फिर कह रहे हैं एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले, तो कह रहे हैं उसमें जो है कुल इस उम्मीदवार जिसको 55% मिले उसके पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो ये वैध मतों का 55% निकाल लो, बस बहुत आसान है। 2 0 2 0, ये 1 0 से कटेगा ओनली। ठीक है, 52, 5, 11 5 55। ठीक, अब इसको और कट कर दो, बहुत आसान है। इसके मल्टीप्लाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इस वजह से मैं इसको स्किप करके मल्टीप्लाई कर नहीं दोस्तों, मैंने थोड़ा सा वीडियो रोक के इसका मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ये इसका 56,106 मत इसके पक्ष में पड़े, इस वाले उम्मीदवार के जो 55% जो वैध मत, ये वैध मत है पूरे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो एक बार और समझाऊँ। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत पाता है। कुल मत है हमारे, कुल उम्मीद वो मतदाता हैं 1,000 1,04,000। 1,04,000 में 2% मत अवैध घोषित हो गए तो 58% बचे। और जब 58% ये टोटल वैध मत हो गए, इस वैध मत में 55% पाए उसने, तो पूछ रहा है कि कितने मत पड़े, तो 56,106 मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, 14वां सवाल पे आए हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, चुनाव जीतने वाले ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ठीक है, ये चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत ही नहीं डाले, चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48%, यानी कि हमने मान लिया टोटल 100% मत थे, जिसमें 8% मतदाताओं ने अपने मत ही नहीं डाले। तो जब 100 x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, से उसमें 8 मत नहीं डाले तो कितना बचा हमारा 92%, 92 x बचे। अब कह रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किए, यानी कुल मत हमारे ये हैं, इसका 48% 48x आ जाएगा। और जब 8% मत अवैध मत पड़े ही नहीं, इसमें जब कुल मतों का 48% इसमें ये पड़े, तो हमारे पास जो पड़े हुए हैं वो हैं 92x। और एक उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए, तो जब टोटल जो पड़े हुए हैं उसमें से एक के पक्ष में तो इतने पड़ गए, तो इसका माइनस करने के बाद आ रहा है 12 - 8 4, 4 - 8 - 4 4,
ये जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48%, यानी कुल मत हमारे 100 थे, उसका 48%, 48x पे प्राप्त कर लिए, मतों का 48% प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो ये जो हारने वाला प्रत्याशी है इसने 44x प्राप्त किए और इसने 48। ठीक है, इसको x को अब यहाँ पे हटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, x ना ही रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल में x तो मैंने ऐसे मान लिया। तो ये अब इसके और इसके बीच का अंतर, जो जीतने वाला ये है 48% प्राप्त किए उसने टोटल मतों का, हारने वाले ने 44, तो इसके और इसके बीच का अंतर जो है 4x आ जाएगा ये। ठीक है, 4x बराबर ये, इसको इतने से हराया ना, 1100 में हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कहा है ने पूछा है कितने मत पड़े। 4x बराबर 1100 आ गया, हमें निकालना है 100x, कुल कितने मत थे, सॉरी पड़े नहीं थे, 100x निकालना है हमें। तो इसकी मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, 25 चौका 100x, इसकी भी इधर 25 से कर देंगे, 25 का 25, 25 में 25 2 27, यानी कि 27,500 मत थे इसमें टोटल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना छोटा निकला, आपको दोबारा समझा दूँ मैं ताकि अच्छे से समझ में आए। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, इसमें 100% हमने मतदाता माने 100x, जिसमें 8% ने मत नहीं डाले तो 92x बचे। ठीक है, जीत और चुनाव में 2 मतदाता थे, एक जीतने वाला एक हारने वाला। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके और दूसरे वाले को 1100 मतों से हरा दिया, यानी कि कुल मतों का, इसका कुल मतों का 48% ने प्राप्त किया तो 48x प्राप्त कर लिया इसने। और जो हारने वाला होगा और पड़े हमारे पास इतने थे, जब टोटल वोट इतने पड़े हैं तो उसमें एक ने तो 48x ले लिए, तो दूसरे ने कितने ले, दूसरे के पास बचे 44x, 92 में से जब 48 हटाएंगे तो कह रहे हैं कि इसने जो जीतने वाले ने 1100 मतों से इसको हरा दिया। तो इसके बीच का अंतर 4x 1100 हो गया, तो 4x बराबर 1100। पूछा है कि कुल कितने मत थे, 100x मत थे हमारे पास, तो 100x निकालने के लिए इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,500 आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 15 देखिए, देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही एक लाइन का सवाल है। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए और एक प्रत्याशी ने ये मतों को प्राप्त किया। जो वैध मतों का 75%, जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी, हमने माना पंजीकृत मतदाता x थे, 100x भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 100x ही मान लो। ठीक है, 75% ने मत डाले, केवल 100x का 75% ने मत डाले हैं, इसको हम 75 ही मान सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जिसमें से जो 75% जिसने डाले उसमें 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो 98% मत केवल वैध हैं, अवैध घोषित हो गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मतों को प्राप्त किया, जो वैध मतों को 75% थे। टोटल हमारे पास वैध मत ये आ गए, यानी कि 100 थे, 100 में से 75% मात्र मत पड़े हैं, तो टोटल ये आ गए। फिर उसका वैध मत निकालने हैं, 2% अवैध हो गए तो 98% वैध हो गए। अब इसमें से एक प्रत्याशी ने 75% मत प्राप्त किए, वैध मतों का 75% प्राप्त किए और 92 61 मत प्राप्त किए उसने। ये जो वैध मतों का 75% बराबर 92 61। ठीक है, उसको कट कर दो, 2 0 2 0,
25 3 75, 25 चौका 100, 25 3 75, चौका 100। ठीक है। अब 49/2। ठीक है। अब इसको हल कर देंगे। x बराबर 9261 मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर पहुँच जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 49। अब इसको कट कर देंगे, 7 से कट कर दो, 7 से 49, 7 के 7, 2 आ गया, 7 7 21, 1 आ गया, 7 14, 2 4 7 21। फिर 7 से कट दो, 7 के 7, 7 6 बचे, 6 2 62, 7 7 7 8 56, फिर 63 7 9 63। ठीक है। 9 से कर दो, 9 2 18, 9 का 9 बराबर 21 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 21 आ रहा है, 8 के 8, 8 दूनी 16। तो x बराबर हमारा आ रहा है 61, x बराबर 168 आ रहा है। तो कह रहा है कुल कितनी संख्या मतदाताओं, पंजीकृत मतदाताओं की कुल कितनी संख्या थी। हमने माना स्टार्टिंग में 100x, तो 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16820, 16,800 स्टार्टिंग में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी। ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और एक बार समझा दें तो चुनाव में जो है कुल हमने 100% मत माने जो पंजीकृत थे, इसमें 75% मतदाताओं ने मत डाले, 25 डाले नहीं, 75% ने मत डाले। इसमें 2% अवैध घोषित हो गए, तो वैध हो गए 98% बचे। यानी जो मतदाता था जिसने 75% वैध मतों का 75% प्राप्त किए, ये वैध हैं, इसका 75% प्राप्त किया और 9,261 प्राप्त कर लिए। तो पूछा है कि कुल कितने मतदाता थे काटने के बाद ये आ गया। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब सवाल नंबर 16 पे चलते हैं। 16 कह रहा है कि एक गांव में ये 33.3 लोग प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है। सवाल बहुत आसान है। ये गांव की जनसंख्या 6600। ठीक है। गांव में 33.3% लोग शिक्षित हैं। इस प्रकार के सवाल बहुत अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। ये टाइप नंबर 6 है। तो अशिक्षित लोगों की संख्या पूछा है, यानी कि 33 का भिन्न निकालेंगे तो 100/3 आ जाएगा। 100/3 आ गया। जब लोग ये शिक्षित लोग ये हैं, तो अशिक्षित लोगों की संख्या पूछिए, -100 कर दो, या फिर ये 100 में से घटा दो। ये 100 में से घटा दो इसको, 300 - 100, 200/3। ठीक है। तो अशिक्षित लोगों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 200/300, 2 0 2 0, 3 2 6, ये 4400 आंसर। ठीक है। 6000 जनसंख्या है, शिक्षित इसमें से अगर शिक्षित पूछे तो 6000 में 4400 घटा दो, शिक्षित आ जाएंगे, और 2200 शिक्षित आ जाएंगे, और अशिक्षित पूछे तो 4400 शिक्षित। आसान सवाल है। सवाल नंबर 17, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उसमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या ये हो तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या। ठीक है। सवाल देखो, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ऐसे अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। देखो, बहुत फंसाने वाला सवाल लग रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा सवाल है। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उसमें 75% पुरुष हैं। ठीक है। तथा शेष स्त्रियां हैं।
ठीक है, पहले सवाल को 2-3 बार पढ़ लेना, उसके बाद अच्छा से दिमाग में आ जाता है। उसमें से शेष स्त्रियां यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या ये है। ठीक, तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो हमने माना कारखाने में श्रमिकों की संख्या हमने मान ली x। ठीक है, हम इसको चाहें तो 100x भी मान लेंगे, कोई नहीं, 100x से थोड़ा हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो 30 वर्ष से अधिक आयु के निकालने हैं हमें। देखो 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या ये है। ठीक, तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या पूछा है, श्रमिकों की संख्या हमने ये मानी, तो 30 वर्ष से अधिक आयु के जो 60% हैं ये, इसका 60% निकाल लिया हमने। 30 वर्ष से अधिक आयु के जो हैं, फिर ये कह रहा है कि उसमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। ठीक है, यदि, और फिर आगे बोला 30% से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350। इसमें से 75% पुरुष हैं, ये टोटल हमारे हमने श्रमिक माने 100x, जिसमें 60% 30 वर्ष से अधिक हैं, और फिर 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष 75 हैं, 75% हैं, जो कि संख्या उन्होंने दे रखी 1350। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, दोबारा समझा दूंगा अभी, एक बार इसको हल कर लो। ये इसको कट कर दो, 0 से 0 कट हो गए, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 दूनी 6 5, 15 पंजे 75। ठीक, 15 3 45, ये इसको इधर काट दो, 3 से काट दिया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 3 45, 30 आ गया, x बराबर 30 आ रहा है। तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या पूछी है हमने, मानी थी 100x, 100x निकाल लो, 3000 मतलब आ गया। अब आपको दोबारा समझा देते हैं। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनमें 75% पुरुष हैं। ठीक है, तो हमने माने थे टोटल कारखाने में 100x, जिसमें 30 वर्ष आयु के 60% हैं, ये 30 वर्ष के आयु के निकल आए सब, और कह रहे 30 वर्ष के आयु के जो 75% पुरुष हैं, ये 75% पुरुष हैं, जिसमें 75% जो पुरुष हैं, 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या ये है। ठीक है, जो 30 वर्ष आयु के टोटल ये थे, इसमें 75% पुरुषों की संख्या ये पूछी है, तो इसका 75% बराबर 1350, तो इससे ये निकल के आ जाएगा हमारा x का मान 30, और फिर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल श्रमिकों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब सवाल नंबर 18 टाइप नंबर 7 का, एक परीक्षा में 19 विद्यार्थी गणित और 10 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। बहुत आसान सवाल है, देखो थोड़ा लॉजिकल सवाल है। ये इन्हें दे रखा है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7% है। यदि सारे विद्यार्थी 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो हमने ये अनुत्तीर्ण का ये, ठीक, ये तो है हमारा गणित विषय, ये हो गया अंग्रेजी विषय। तो कह रहा है दोनों में 7% फेल हो रहा है हमारे। गणित में हो रहा है 19%, 19 में से 7 तो ऑलरेडी हैं, तो ये इस गणित वाले घेरे में टोटल 19 होनी चाहिए, तो 12, 19 में 7 गया 12, और अंग्रेजी में 10% टोटल, तो 7 तो ऑलरेडी है ही,
अंग्रेजी में 10 दे रखा है तो 3%। इसको जोड़ो, 7 3 10 12, 22%। 22% जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, और उत्तीर्ण फिर इसमें हुए, 100 में से 22 घटा दो 78%। उत्तीर्ण हुए होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 78% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, 22% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। देखो कितना बड़ा सवाल था, थोड़े से उसमें आगे दोबारा समझा दूँ आपको। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 19% गणित में, 12 और 7 19 हो गया। 10% अंग्रेजी में, 7 और 12, 7 और 3 10% अंग्रेजी में। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में, कहना है गणित में और अंग्रेजी में दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। 3 इस 10 के ले ली 3, ये ठीक समझ रहा हूँ आप। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, बराबर। इसको सबको ऐड कर लेंगे। इसको एक ही बार ऐड करना है, पहले 12 3 15।